हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस अड्डा 24x7। आज के विजुअल वीडियो लेक्चर से मैं साइंस की एक कंप्लीट सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं बायोलॉजी को लाऊंगा। इसके बाद फिजिक्स का कंप्लीट सीरीज आएगा और फिर इसके बाद केमिस्ट्री का कंप्लीट सीरीज आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ल्यूसेंट से लिए गए हैं। ये मेरा पर्सनल नोट्स है, मैं इस नोट्स के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो बिना देरी के चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क और ट्रेवरेनस। लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेवरेनस जर्मनी के थे। संयुक्त रूप से इन दोनों साइंटिस्ट ने 1801 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। देखिए, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं और उसके तहत हम अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन करते हैं। सिस्टेमा नेचुरे मोस्ट रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है। ये किसकी पुस्तक है? तो कैरलस लीनियस की पुस्तक है। देखिए, पूरे जीव जगत में दो प्रकार की अवधारणाओं को दिया गया, द्विनाम पद्धति और पांच जगत प्रणाली। द्विनाम पद्धति को कैरलस लीनियस ने दिया था। पूरे जीव जगत को दो पार्ट में उन्होंने बांटा था, जबकि व्हिटकर ने पांच जगत में पूरे जीव जीव को बांटा था। इसको पांच जगत प्रणाली कहा जाता है। 1960 में व्हिटकर ने ये सिद्धांत दिए थे। तो यही कैरलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे, इन्हीं को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कैरलस लीनियस को कहा जाता है। और कैरलस लीनियस ने ही एक पुस्तक लिखी थी, नाम था सिस्टेमा नेचुरे। इसी पुस्तक में उन्होंने द्विनाम पद्धति का वर्णन किया था। द्विनाम पद्धति और जगत पद्धति में समस्त जीवों को क्रमशः दो भागों में और पांच भागों में बांटा गया है। प्रोटिस्टा जगत की बात करें, ये एक कोष के जीव होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। कोई भी जीव विकसित और अविकसित दृष्टिकोण से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बटे होते हैं। जो जीव विकसित होते हैं, चाहे वो एक कोष के हो या बहुकोष के हो, वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोटिक जीव होते हैं और साथ ही साथ एक कोष के भी होते हैं। इस प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो जलीय होते हैं और मुख्य रूप से जो प्रोटोजोआ होता है ये प्रोटिस्टा होते हैं। देखिए, प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटिस्टा का नाम है, जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यग्लिना जो पौधे और जंतु की कड़ी मानी जाती है, ये भी प्रोटिस्टा जगत में आता है। देखिए, बहुकोषीय यूकैरियोटिक जीव जो उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं, ये उपभोक्ता को याद रखिए, उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उसे मेटाजोआ कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? मेटाजोआ कहते हैं। वैसे बहुकोषीय यूकैरियोटिक जीव जो उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं, उसे मेटाजोआ कहा जाता है। देखिए, कैरलस लीनियस की बात करें या व्हिटकर की बात करें, दोनों ने ही जब आधारभूत जीवों का वर्गीकरण किया था, तो उनकी आधारभूत इकाई क्या थी? तो जाति थी। जितने भी जीव थे, समस्त जगत में जितने भी जीव थे, उनका वर्गीकरण जो किया गया, उसका जो मूल आधार था वो था जाति या स्पेसीज। और प्रमुख जीवधारी या जीव और उसके वैज्ञानिक नाम क्या क्या सब हैं? जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमरीज है, कैनिस फैमरीज, गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम जो हमारा हाउस फ्लाई होता है मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। धान का साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटिवा। इसके अलावा गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का नाम है, वैज्ञानिक नाम है। मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम सटिवम। चना का वैज्ञानिक नाम है साइसर एराइटिनम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एराइटिनम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ध्यान रखिए, ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो पेप्टिडोगाइलकेन का बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडोगाइलकेन का बना होता है। देखिए, अभी पिछले ही साल दरोगा के एग्जाम में कवक कवक की कोशिका भित्ति पर पूछ लिया गया था, ये किसका बना होता है? ये काइटिन का बना होता है। ये काइटिन का बना होता है। तो जीवाणु का भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो पेप्टिडोगाइलकेन की इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो बनी होती है, ये भी दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ये जो फॉस्फोलिपिड है, एक तरह का फैट होता है। इसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों होते हैं। फैट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। लेकिन अगर नाम पूछे तो इस फैट का नाम है फॉस्फोलिपिड। यानी कि
जो सेल की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। देखिए सर्वप्रथम जो सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट दिया था, कोशिका झिल्ली का कॉन्सेप्ट दिया था, वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था और इन्होंने लिक्विड फॉर्म में तरल कर्मी के रूप में इसको निरूपित किया था। अगला पॉइंट हमारा है तारक काय, इसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं। बेसिकली जो सेल होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों प्रकार के सेल होते हैं। ये तारक काय जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर होता है, और जो सेंटर होता है, सेंटर के इर्द गिर्द होता है तारक काय, सेंटर के इर्द गिर्द तारक काय होता है। और बेसिकली उसके अंदर, तारक काय के अंदर यानी कि सेंट्रोसोम के अंदर एक छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको कहते हैं सेंट्रियोल। याद रखिए, तारक काय की खोज बोबेरी ने किया था। तारक काय की खोज साइंटिस्ट का नाम था बोबेरी ने इसकी खोज की थी। और तारक काय होता है वो जंतु कोशिका के अंदर एक क्षेत्र होता है जो केंद्र के आसपास का होता है और उसमें छोटी छोटी संरचना होती है, इसको सेंट्रियोल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। याद रखिए। इसके अलावा जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म किसी भी कोशिका के लिए एक महत्वपूर्ण भाग होता है, इसके बिना कोशिका का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसकी खोज ह्यूगो वॉन मोल ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज ह्यूगो वॉन मोल ने किया था। सर्वप्रथम इसका नाम जीव द्रव पुरकिंजे ने रखा था। जीव द्रव का नाम जीव द्रव किसने रखा था? पुरकिंजे ने रखा था। जीव द्रव को सभी जैविक क्रियाओं का आधार माना जाता है, सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव में होती हैं। इसलिए हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया था और बोला था कि जीव द्रव के बिना जीवन अस्तित्व में नहीं होगा। देखिए, जीव द्रव जो है वो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। इसमें अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। और यदि रेशियो पूछा जाए इनका कार्बनिक का अकार्बनिक से, तो यह है 19:81। तीन चार चीजें। जीव द्रव की खोज ह्यूगो वॉन मोल ने किया था। जीव द्रव का नाम जीव द्रव रखा था पुरकिंजे ने। और हैक्सले नाम के साइंटिस्ट ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया था। और जीव द्रव के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ होते हैं और इसका जो प्रॉपर रेशियो होता है वो 19:81 का होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोशिका सेल की बात करें, सर्वप्रथम किसी भी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। इसके अलावा ब्लड सेल की खोज जो किया था वो ल्यूमेन हॉक ने किया था। तो किसी भी सेल का खोज करना और ब्लड सेल का खोज करना दोनों में अंतर है। किसी भी सेल का खोज करना, देखिए कॉर्क के माध्यम से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल की खोज की थी। फिर ल्यूमेन हॉक ने ब्लड सेल की खोज की थी। और क्वेश्चन रहेगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने की थी सबसे पहले। और अगर क्वेश्चन रहेगा कि सबसे पहले ब्लड सेल की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा ल्यूमेन हॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत, देखिए स्लाइडेन एंड स्वान, जब कोशिका की खोज हो गई तो कोशिका का सिद्धांत भी दिया गया और इसके साथ 5 बातें कही गई और ये सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम रुडोल्फ बिर्चो ने देखा था। कोशिका के विभाजन जो होता है वो रुडोल्फ बिर्चो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले देखा था। कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? रुडोल्फ बिर्चो। याद रखिए, रुडोल्फ बिर्चो ने देखा था। कोशिका 2 प्रकार की होती है, विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिकाएं होती हैं और मुख्य रूप से ये 3 चीजें उसमें नहीं पाई जाती। केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन उसमें नहीं पाया जाता और क्रोमेटिन उसमें नहीं पाया जाता। याद रखिए, जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं, एक तो वो एक कोशिकीय होती हैं। जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं वो एक कोशिकीय होती हैं, जो ठीक ढंग से उनका विकास नहीं हुआ होता है, उनको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और उनमें केंद्रक नहीं होता, मुख्य रूप से हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता और क्रोमेटिन नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के ठीक विपरीत ये कोशिका होती है। इसमें वे सारी चीजें, ये विकसित कोशिका होती हैं। तो पहली बात तो ये विकसित कोशिका होती है। दूसरी बात, इसमें वे सारी चीजें होती हैं, वे सारी चीजें की अवेलेबिलिटी होती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। जैसे कि केंद्रक इसमें नहीं होता, इसमें होता है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता, इसमें होता है। क्रोमेटिन इसमें नहीं होता, इसमें होता है। कहने का मतलब ये हुआ, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होता है और क्रोमेटिन भी होता है। तीनों चीज में होते हैं। क्रोमेटिन जो होता है ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन जो होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये क्रोमोसोम जो होता है गुणसूत्र, ये क्रोमेटिन का बना हुआ होता है। और क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो डीएनए प्लस, याद रखिए, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। बेसिकली क्रोमेटिन जो होता है कोशिका के अंदर, या डीएनए कोशिका के अंदर जो पतली पतली धागा संरचना होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। लेकिन जब यही समय के साथ काफी मोटा हो जाता है, रड की तरह हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या
अंतर पाया जाता है, हम उसको देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, यहाँ पे अंतर मेंशन करना ना भूलें। प्रोकैरियोटिक कोशिका चूंकि ये विकसित कोशिका नहीं होती, इसलिए इनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लेकिन याद रखिए, जो कोशिका विकसित कोशिका होती है, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका, इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज अपने आप में काफी कम्प्लेक्स होता है, और जो विकसित होते हैं सिर्फ उसी में सेलुलोज पाया जाता है। देखिए, राइबोसोम दो प्रकार का होता है बेसिकली, 70 प्रकार का और 80 प्रकार का। 70S और 80S, ये राइबोसोम के टाइप हैं। जो विकसित होता है उसमें अधिक वाला होता है, जो अविकसित होते हैं उसमें कम वाला होता है। यानी कि राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और राइबोसोम जो होता है वो 80S प्रकार का होता है आपको यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है वो एकल सूत्री होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। इसमें सिंगल हेलिक्स होगा और इसमें डबल हेलिक्स होगा। याद होगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने इसको खोजा था। वाटसन और क्रिक ने इसको खोजा था, ये था वाटसन और क्रिक ने खोजा था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें सिंगल होता है, और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें डबल होता है, दोहरी। इसके अलावा कसाभिक जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में एक तंतु का होता है, जबकि यही कसाभिक यूकैरियोटिक के अंदर 11 तंतु का होता है। श्वसन जो होता है वो प्लाज्मा से होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, क्योंकि जो विकसित कोशिका होती है सिर्फ उसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। देखिए, कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है या ऊर्जा का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन शर्त यही है कि कोशिका विकसित होनी चाहिए तभी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो अविकसित कोशिका होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू श्वसन किया जाता है। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो होता है प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के तहत होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है राइबोसोम। हमने भी देखा था ऊपर, जो राइबोसोम होता है वो दो प्रकार का होता है, 70S टाइप का और 80S टाइप का। जो विकसित होता है उसमें अधिक बला होता है, जो विकसित नहीं होता है, अविकसित होता है, उसमें कम बला होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक में ये होगा और यूकैरियोटिक में ये वाला होगा। ये राइबोसोम का टाइप है। तो बात ये आती है कि राइबोसोम बनता किससे है, तो राइबोसोम बनता है RNA प्लस प्रोटीन से। हालांकि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, फिर भी ये राइबोसोम जो होता है वो RNA प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है। देखिए, अगला पॉइंट हमारा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण थैलेकाइड से होता है। थैलेकाइड का मतलब या तो स्किन होगा या तो स्किन होगा या भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, उसमें चमड़ा के थ्रू हम कह सकते हैं या फिर स्किन के थ्रू कह सकते हैं, वो होता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण जो इसमें होता है वो क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है। जो विकसित कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, अभी भी हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में चूंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए इसमें थैलेकाइड एक संरचना होती है, इसमें उसको बोलते हैं थैलेकाइड, जो बेसिकली स्किन की तरह एक संरचना होती है इसमें, उसको थैलेकाइड बोलते हैं। उसमें प्रकाश का संश्लेषण होता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर इसमें एक प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें अवेलेबल होता है, इसमें इसका प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। अगला अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से कोशिका विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होता है। याद रखिए, हम जानते हैं कैंसर जो डिजीज होता है, जो कैंसर जो रोग होता है, ये कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि की वजह से होता है। तो कौन सी कोशिका, इसमें कोशिका में विभाजन जो होता है वो कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। याद रखिए, कैंसर जो होता है वो अनियंत्रित समसूत्री समसूत्री कोशिका विभाजन के थ्रू होता है। ये कैंसर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए इनको। इसके अलावा कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं जो हमारे आरबीसी में क्या सब नहीं पाया जाता। देखिए, हमारे आरबीसी में आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा, ये राइबोसोम है, ये हमारे आरबीसी में नहीं पाया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे कोशिका में नहीं पाया था। इसके अलावा राइबोसोम, इसके अलावा लाइसोसोम, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, लाइसोसोम मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइसोसोम हमारे जो आरबीसी है उसमें नहीं पाया था। हमारे आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया था, राइबोसोम नहीं पाया था। तो फाइनली हमारे ब्लड में, आरबीसी में राइबोसोम नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदिव्य जालिका, जहाँ पे प्रोटीन बनता है, और इनका काम प्रोटीन और फैट का संवहन करना पूरे शरीर में होता है। इसके अलावा लाइसोसोम हमारे आरबीसी में नहीं पाया जाता। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिए। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है अंत अंत अंतःप्रदिव्य जालिका, या इसको ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है प्रोटीन और फैट का पूरे शरीर में संचरण करना। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। मुख्य काम इसका होता है कि प्रोटीन और फैट जो भी है इसको पूरे बॉडी में इसको सर्कुलेट करना, इसका मुख्य काम होता है, और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी यहाँ पे बन जाता है। देखिए, राइबोसोम की बात करें, इसका नामकरण रॉबर्ट ने किया था, रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने राइबोसोम का नाम राइबोसोम रखा। राइबोसोम जो बना होता है वो RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है, हमने ऊपर में देखा था।
और इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। स्तनपायी के आरबीसी में राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता। ईआर का मुख्य काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम क्या है, शरीर के अंदर जो फैट है और प्रोटीन है इसको सर्कुलेट करना, ये हमारी आरबीसी में नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, और ये खासतौर पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये पाया जाता है, विकसित कोशिका के अंदर ये पाया जाता है। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी, याद रखिए, और इसका नाम रखा था बेंडा ने। बेंडा खोजा था अल्टमैन ने और इसका नाम रखा था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिनको यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपने आप में होता है, ये यूकैरियोटिक का अंग होता है, लेकिन अपने आप ये प्रोकैरियोटिक होता है। किसी भी विकसित कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो अगर विकसित कोशिका होगा तो वो कैसी कोशिका होगी, वो होगी यूकैरियोटिक कोशिका, और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन होता यूकैरियोटिक के अंदर है, इसलिए हम उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका। अच्छा, इसका रीजन ये भी है, ये क्यों प्रोकैरियोटिक है माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में, क्योंकि इसके अंदर 70 एस टाइप का राइबोसोम पाया था, हमने भी बात किया था, ये 70 एस 80 एस के टाइप का होता है, राइबोसोम 2 तरह का होता है। इसके अलावा इसकी रचना क्रिस्टी कहलाती है, यहाँ पे थोड़ी धुंधली ये आपको नजर आ रही होगी, क्रिस्टी बोलते हैं इसको, क्रिस्टी, याद रखिए इसकी रचना क्रिस्टी होती है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया की रचना होती है सेल के अंदर उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, या यूं कहिए कि क्रिस्टी के अंदर ये होता है। देखिए डीएनए पाया था, हमने ऊपर भी बात करी थी इसके बारे में। एक तो जो विकसित कोशिका होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, और विकसित कोशिका में डीएनए नहीं पाया जाता। केंद्रक के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होगा, और हरित लवक के अंदर डीएनए होगा। बस ये 3 कंडीशन ऐसा है जहाँ पे आपको डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा डीएनए और कहीं नहीं मिलेगा। केंद्रक में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, और हरित लवक के अंदर डीएनए होता है। बस याद रखिए हरित लवक, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, बस ये 3 कंडीशन याद रखिए, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर डीएनए होता है, बाकी और किसी में नहीं पाया जाता, और इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला जो हमारा पॉइंट है ये है गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज का। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी ये शरीर में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नलिका युक्त संरचना होती है हमारे बॉडी के अंदर, और इसी वजह से इस नली के अंदर बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं यातायात प्रबंधक। क्या बोलते हैं, यातायात प्रबंधक बोलते हैं। शरीर के अंदर यातायात प्रबंधक किसे बोलते हैं, या ट्रैफिक पुलिस, कभी कभी बोला जाता है इसको, यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस। किनको बोलते हैं, ये बोलते हैं गोल्जी काय को या गोल्जी बॉडी को। कई मायने में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है, और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। देखिए जो आपका ये लाइसोसोम और ग्लाइकोलिपिड है, ये किस विधि से बनता है, ये समवेष्टन विधि से बनता है। समवेष्टन विधि से इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस विधि के द्वारा, या क्वेश्चन ये पूछेगा कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय में होता है या गोल्जी बॉडी में होता है। ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आप बोलेंगे गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी में होता है। कोशिका भित्ति निर्माण कहाँ पे होता है, तो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। और ये सभी जो बनते हैं वो किस विधि द्वारा बनते हैं, तो समवेष्टन विधि द्वारा ये बनते हैं। लाइसोसोम भी हमारे आरबीसी में नहीं पाया था, हमने इसके बारे में बात की। हमारे आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाया जाता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, और लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तीनों के तीनों हमारे आरबीसी में नहीं पाया जाता। तो लाइसोसोम क्या, हमारे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, और ये हमारे ब्लड में, हमारे आरबीसी में नहीं पाया जाता। तो गोल्जी काय के लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यानी याद रखिए गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक बोलते हैं या ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है शरीर का। इसके अलावा गोल्जी काय के अंदर लाइसोसोम बनते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनते हैं, कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, और ये हमारे आरबीसी में नहीं पाया जाता। ये वीडियो अपने आप में काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको काफी पसंद आया और आपको लगता है किसी मायने में आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।